कराची की वो शाम मामूल से कुछ ज्यादा ही उदास और सुरमई थी, जैसे आसमान ने अपने सीने में सदियों का बोझ छुपा रखा हो और वो किसी भी लम्हे बरस पड़ने को तैयार हो। हवा में एक अजीब सी खनकी और नमी रिची बसी थी, जो सांसों के रास्ते दिल में उतरकर एक अनजानी सी कैफियत तारी कर रही थी। मेरा नाम ज़ोया है और मैं शहर के इस कदीम और पुरफसों इलाके की मकीन हूँ, जहाँ की इमारतें अपनी खस्ता हाली के बावजूद एक शानदार माजी की अमीन हैं। इस रोज़ मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी तड़प जो मुझे घर की चार दीवारी से बाहर खींच रही थी। शायद ये मौसम का असर था या फिर तकदीर का कोई खुफिया इशारा जो मुझे महनूर के घर की तरफ ले जाना चाहता था। महनूर मेरी बचपन की दोस्त थी और उससे मिलना, उसके साथ बैठकर दुनिया जहां की बातें करना हमेशा मेरे लिए सुकून का बाइस होता था। मैंने अपनी शॉल को कंधों पर दुरुस्त किया और घर से निकल पड़ी। रास्ते में बिखरे हुए सूखे पत्ते मेरे कदमों तले चरचरा रहे थे, जैसे वो मुझे किसी आने वाले वाक़ये की खबर दे रहे हों। जब मैं महनूर के कदीम तर्ज के घर के सामने पहुंची तो शाम के साए गहरे हो चुके थे और सड़क पर लगी पीली लाइट्स धुंध में लिपटी हुई किसी ख्वाब का मंजर पेश कर रही थीं। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे की घंटी बजाई और अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश की। मेरे जहन में महनूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, मगर जब दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने वो मंजर था जिसकी मुझे कतन तवक्को नहीं थी। सामने शहरयार खड़ा था, महनूर का शौहर, जिसे मैंने हमेशा सिर्फ रस्मी तकरीबात में दूर से देखा था और कभी रूबरू बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसका कद ऊंचा और शख्सियत में एक ऐसा रौब था जो इंसान को अपनी जगह मुंजमद कर दे। उसकी गहरी सियाह आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो रूह के अंदर झांकने का हुनर जानता हो। उसने मुझे देखते ही एक धीमी और पुरकशिश मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहा। इसके लहजे में एक ठहराव था जो मेरे दिल की धड़कनों को गैर मुतवाजन कर गया। मैंने कदरे हिचकिचाते हुए पूछा कि महनूर कहाँ है, तो उसने इंतहाई नरमी से जवाब दिया कि वो बस अभी आने ही वाली है। आप बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आ जाएं। इसके अंदाज में इतनी शाइस्तगी और अपनायत थी कि मैं इनकार ना कर सकी और एक गैर मरी ताकत के ज़ेरे असर दहलीज पार करके अंदर दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी खुशबू ने घेर लिया। ये खुशबू महंगी कोलोन, पुरानी किताबों और कॉफ़ी की महक का एक हसीन इम्तिजाज था जो हवास पर नशा सा तारी कर रही थी। घर के अंदर एक पुरअसरार सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो खौफजदा नहीं करती बल्कि अपने हिसार में ले लेती है। दीवारों पर लगे तजरीदी आर्ट के नमूने और कोने में रखा ग्रामोफोन शहरयार के आला ज़ौक़ की गवाही दे रहे थे। इसने मुझे बैठने का इशारा किया और पूछा कि क्या मैं कॉफ़ी पसंद करूंगी। मैंने पहले तो इनकार करने की कोशिश की कि महनूर के आने पर साथ पी लेंगे, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा कि आप जैसी खास मेहमान के लिए तो वो खुद अपने हाथों से कॉफ़ी बनाना पसंद करेगा। इसकी इस बात में छुपी हुई तकरीम ने मुझे लाजवाब कर दिया और मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो किचन की तरफ बढ़ा तो मैंने महसूस किया कि इस घर का हर कोना एक कहानी सुना रहा है। सोफे की मखमली नशिस्तें, लकड़ी की कदीम मेज और उस पर रखा हुआ क्रिस्टल का गुलदान, सब कुछ एक तरतीब और सलीके से था, मगर इस तरतीब में भी एक तन्हाई का एहसास छुपा हुआ था। कुछ ही देर में कॉफ़ी की मशहूर कुन महक कमरे में फैल गई और शहरयार 2 कप लेकर वापस आया। इसने कप मेरी तरफ बढ़ाया तो हमारी उंगलियां एक लम्हे के लिए एक दूसरे से मस हुईं। एक हल्का सा करंट सा मेरे वजूद में दौड़ गया, जिसे मैंने नज़रअंदाज करने की नाकाम कोशिश की। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और अपनी गहरी नज़रें मेरे चेहरे पर जमा दी। इसकी नज़रों में कोई सवाल नहीं था बल्कि एक शनासाई थी, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो, हालांकि हमारी कभी बाकायदा गुफ्तगू नहीं हुई थी। उसने बातों का आगाज इंतहाई गैर रिवायती अंदाज में किया। वो मौसम, सियासत या महंगाई के बजाय जिंदगी के फलसफों, इंसानी जज्बात और खामोश लम्हों की अहमियत पर बात करने लगा। इसकी गुफ्तगू में इतना असर था कि मैं भूल गई
गई कि मैं वहाँ महनूर का इंतजार कर रही हूँ। इसने कहा कि बाज़ औक़ात इंसान हुजूम में भी तन्हा होता है और बाज़ औक़ात तन्हाई में भी महफिल सजी होती है। मैं उसकी बातों के सहर में खोती जा रही थी। उसकी आवाज़ की भारी गूंज मेरे कानों में रस घोल रही थी। बातों के दौरान वक्त का एहसास ही नहीं रहा। मैंने जब घड़ी देखी तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन महनूर का अब भी कोई पता नहीं था। मैंने उसे कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, मगर सिग्नल गायब थे। शहरियार ने मेरी परेशानी भांपते हुए कहा कि फ़िक्र ना करें, इस इलाके में अक्सर नेटवर्क का मसला होता है और महनूर की आदत है कि वो शॉपिंग करते हुए वक्त भूल जाती है। आप बोर हो रही हैं तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली, क्योंकि इस माहौल में मजीद खामोश बैठना मेरे आसाब पर बोझ बन रहा था। हम एक तवील राहदारी से गुजरकर उसके स्टडी रूम में दाखिल हुए। वो कमरा किताबों से भरा हुआ था और वहाँ एक बड़ी सी खिड़की थी जहाँ से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और शीशे पर गिरती बूंदें एक मधुर मौसीकी पैदा कर रही थीं। शहरियार ने एक किताब उठाई और मेरी तरफ बढ़ाई। उसका उन्वान खामोश सदाएं था। मैंने किताब खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था कि कुछ बातें सिर्फ आंखें बयान कर सकती हैं, अल्फाज नहीं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को घूर रहा था। इसका साइड पोज इतना दिलकश था कि मैं पल के झपकाना भूल गई। उसने मुड़कर देखा और कहा कि ये किताब मैंने उस वक्त खरीदी थी जब मैं खुद को तलाश कर रहा था। क्या आपने कभी खुद को गुमशुदा महसूस किया है ज़ोया? इसने मेरा नाम पहली बार लिया था और जिस अंदाज से लिया था उसने मेरे दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। मैंने मदहम लहजे में जवाब दिया कि शायद हम सब ही कहीं न कहीं गुमशुदा हैं, बस रास्ता मिलने के मुंतजिर हैं। इस दौरान बारिश तेज हो गई और तूफानी हवाओं ने खिड़की के शीशों पर दस्तक देना शुरू कर दी। शहरियार ने कहा कि बारिश कुदरत का वो हसीन तोहफा है जो इंसान के अंदर की मैल धो देता है। क्या आप बारिश को करीब से देखना पसंद करेंगी? मैंने हिप्नोटाइज हुए अंदाज में सर हिलाया और हम दोनों बैल्कनी की तरफ बढ़ गए। वहाँ ठंडी हवा के झोंके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। बारिश की फुहार मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, मगर मेरे अंदर एक अलाव दहक रहा था। हम रेलिंग के साथ खड़े थे और हमारे दरमियान फासला बहुत कम था। मैं उसके परफ्यूम की खुशबू और बारिश की महक में फर्क करने से कासिर थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि देखो ज़ोया, ये बादल कैसे एक दूसरे में जम हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दो रूहें मिलती हैं। उसका लहजा रोमानवी और शायराना था। मैंने महसूस किया कि वो मेरे बहुत करीब आ चुका है। उसका बाजू मेरे बाजू से मस हो रहा था और इस कुर्बत ने मेरे पूरे जिस्म में सनसनी फैला दी थी। इसी असना में उसने मुझे अपनी पेंटिंग स्टूडियो ले जाने की दावत दी। मैं हैरान रह गई कि वो एक मुसव्विर भी है। स्टूडियो में चारों तरफ रंग बिखरे हुए थे और कैनवस पर बनी तस्वीरें बोलती हुई महसूस हो रही थीं। इन तस्वीरों में उदासी, तन्हाई और मोहब्बत के हजारों रंग थे। एक पेंटिंग ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसमें एक औरत बारिश में भीग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तशनगी थी। शहरियार मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छूने लगी। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा कि ये अधूरी तस्वीर है, क्या तुम इसे मुकम्मल करने में मेरी मदद करोगी? मैंने कांपती आवाज में कहा कि मुझे मुसव्वरी नहीं आती। उसने मुस्कुराकर एक ब्रश उठाया और उसे रंग में डुबोकर मेरे हाथ में थमा दिया। फिर उसने अपने मजबूत हाथ से मेरा नाजुक हाथ थामा और कैनवस की तरफ ले गया। उसके लम्स में एक जादू था जिसने मेरे हवास मुअत्तल कर दिए थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो इसकी आवाज ना सुन ले। उसने मेरे हाथ को हरकत दी और कैनवस पर रंगों का एक नया इम्तिजाज बिखर गया। वो लम्हा, वो कुर्बत, वो खामोशी और बाहर बरसती बारिश सब मिलकर एक ऐसा तलिस्माती माहौल बना रहे थे जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में पैवस्त थीं और हम दोनों की नजरें कैनवस पर जमी थीं, मगर हमारे दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसने मेरे कान के करीब झुककर कहा कि आर्ट सिर्फ रंगों का नाम नहीं, ये एहसासात का तर्जुमान है, बिल्कुल मोहब्बत की तरह। इसके इस जुमले ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखना चाहती थी, मगर हिम्मत ना कर सकी। मुझे लगा कि अगर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं हमेशा के लिए उनमें कैद हो जाऊंगी। वक्त जैसे थम सा गया था। हम दोनों एक दूसरे के हिसार
बाजार में और दुनिया व माफिया से बेखबर थे। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और इस तलस्सम को तोड़ दिया। वो महनूर का फोन था। मैंने हड़बड़ा कर फोन उठाया और शहरियार से थोड़ा फासला इख्तियार किया। महनूर की आवाज आई कि वो ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंस गई है और उसे घर पहुंचने में अभी मजीद वक्त लगेगा। उसने मुझसे माजरत की और कहा कि मैं शहरियार के पास ही रुकूं। मैंने फोन बंद किया तो देखा कि शहरियार मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो कि मेरे दिल में क्या तूफान बरपा है। इसने कहा कि लगता है कुदरत हमें कुछ और वक्त साथ गुजारने का मौका दे रही है। इसके इस जुमले ने मेरे चेहरे को सुर्ख कर दिया। मैंने नजरें झुका ली और कहा कि शायद आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा बैल्कनी में आ गए, जहां बारिश अब थम चुकी थी, मगर फिजा में उसका असर बाकी था। हम दोनों खामोश खड़े थे, मगर ये खामोशी अब अजनबी नहीं थी। इसमें एक अपनायत, एक समझौता और एक अनकही दास्तान थी। शहरियार ने मुझे चाय की पेशकश की और हम दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए। अब की बार गुफ्तगू का रुख बदल चुका था। अब वो मुझे अपनी जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बता रहा था जो शायद उसने कभी किसी से शेयर नहीं किए थे। उसके ख्वाब, उसके खदशात और उसकी आरजुएं। मैं एक अच्छा सामिया बनकर उसकी हर बात सुन रही थी और दिल ही दिल में उसकी शख्सियत के सहर में मजीद गिरफ्तार हो रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। कुछ देर बाद बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। महनूर हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने आते ही मुझे गले लगाया और ताखीर पर ढेरों माफिया मांगी। मैंने उसे दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, वक्त अच्छा गुजर गया।